न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। हिंदुस्तान के संविधान के 75 साल हो रहे हैं और ऐसे में संविधान पर चर्चा के दौरान बीजेपी और कांग्रेस में लगातार संग्राम जारी है। संविधान बनाम मनुस्मृति से संग्राम की शुरुआत हुई, लेकिन इस पर बवाल राज्यसभा में अमित शाह के बयान पर और ज्यादा तेज हो गई। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस जितना भीमराव अंबेडकर का नाम लेती है, उतना अगर भगवान का नाम ले लेती तो 7 जन तक सफल हो जाता। शाह इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने ये तक आरोप लगाया कि कांग्रेस महज वोट बैंक की खातिर अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करती है। वहीं इसी मसले को कांग्रेस ने लपक लिया और विपक्ष भी कांग्रेस के साथ इस मुद्दे पर सुर में सुर मिला रहा है। अब कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी ने भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। कांग्रेस ने इतना ही नहीं, कई राज्यों में अंबेडकर के नाम पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का यह आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर देश से माफी मांगे। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस जानबूझकर इस मामले को गरमा रही है। आज इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे। वहीं इस मसले पर हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते एक खास रिपोर्ट। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर कथित टिप्पणी को लेकर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। कांग्रेस ने शाह से इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस का ये भी कहना है कि अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने इस मामले पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया और संसद परिसर में भी विरोध प्रदर्शन किया। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। जिस प्रकार से अमित शाह जी ने कल राज्यसभा में बाबा साहब जी का नाम लिया, उसी से पता चल जाता है कि मन में असलियत में क्या है, बाबा साहब के प्रति कितनी श्रद्धा है। कल अमित शाह जी के भाषण में निकल गया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी और वर्तमान भाजपा के विभिन्न नेता चाहे जितना भी भ्रम फैलाने की कोशिश करें, जो सच्चाई हमने देखी कल, उसको कोई अनदेखा नहीं कर सकता। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में दावा भी किया कि शाह की टिप्पणी का ये मतलब था कि बाबा साहेब का नाम लेना भी गुनाह है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कल यानी मंगलवार को राज्यसभा में जब बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेकर बयान दिया, तब मैंने हाथ उठाकर बोलने की इजाजत मांगी थी, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। उस वक्त हम सब सहयोग की भावना से चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि हम संविधान पर चर्चा करना चाहते। खड़गे ने कहा कि बाबा साहब का अपमान देश और देशवासी सहन नहीं करेंगे। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। डॉक्टर अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतना ही नाम भगवान का अगर आप लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग उनको आपको प्राप्त होता था। मुझे ये मजबूरन कहना पड़ता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। बहरहाल कांग्रेस अंबेडकर पर शाह को लेकर पूरे देश के राजभवनों पर मार्च निकाली। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने शाह के संबोधन का एक वीडियो अंश जारी किया, जिसमें गृह मंत्री विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहते हुए सुने जा सकते हैं कि वहीं बीजेपी का ये कहना है कि राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को लेकर विपक्ष जो हंगामा कर रहा है, दरअसल कांग्रेस देश में जानबूझकर बेबुनियादी भ्रम फैला रही है।
कांग्रेस ने हमेशा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। देश में जानबूझकर बेबुनियाद भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। इस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया। इन्होंने उनको कभी सम्मान नहीं दिया और मजबूर होकर वो देश के कानून मंत्री से उन्होंने इस्तीफा दिया। संविधान निर्माता के नाम पर सियासत हाई है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस भीमराव अंबेडकर के नाम पर सियासत कर रही है। गृह मंत्री जी कल बहुत साफ शब्दों में पूरा अच्छी तरह से बताया कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जी किस तरीके से उनको तिरस्कार किया, अपमानित किया, उसको वर्णन किया और ये भी कहा कि उन्होंने अंबेडकर जी को अपमानित करके जो पाप काम किया है और अब उस पाप को धोने के लिए बार बार अंबेडकर जी का नाम लेकर के वोट हासिल करना चाहते हैं। ये बात गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से कल बताया। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। दो उस हाउस में, दो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर उस हाउस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं और ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ साल बनाए हैं। दरअसल दोनों दलों के इसमें अपने अपने स्वार्थ छिपे हैं। ऐसे में लगता है कि शीतकालीन सत्र में इस पर हंगामा जारी रहेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। अंबेडकर का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। तो इस वक्त अंबेडकर को लेकर के जो इस वक्त सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और बार बार अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर अमित शाह को घेरने की कोशिश विपक्ष के तमाम नेता कर रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से अपनी सफाई पेश की गई और उनकी ओर से किस तरह कांग्रेस को यह कहा गया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम सिर्फ कांग्रेस कर रही है। उनका और क्या कुछ कहना था, सुनवाते आपको। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया। कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी। नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया। न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया। सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। जब ये पूरा सत्य उजागर हो गया, तब कल से कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। और अब हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कई मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले एक एक करके तारुफ करवा देते हैं हम अपने मेहमानों से। डॉक्टर टीना कर्मवीर प्रवक्ता है, आप कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। अनंत अमित जी प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से। हमारे साथ एक एक करके सभी मेहमान जुड़ रहे हैं और कुछ मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, तो एक एक करके हम आपको सभी मेहमानों के नाम बता रहे हैं। पवन शर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता के तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और आपका बहुत स्वागत है सर न्यूज इंडिया पर। चंचल कुमार प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ प्रोफेसर देवराज सिंह, दलित चिंतक के तौर पर इनको पहचाना जाता है।
आपका भी बहुत स्वागत। और डॉक्टर सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी डॉक्टर सुनील जी आपसे ही, उसके बाद मैं एक एक करके तमाम पार्टी प्रवक्ताओं के पास पहुंचूंगी, क्योंकि आप पेशे से वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आज की जो स्थिति राजनीतिक तौर पर हम देख रहे हैं, जैसी बयानबाजियां हम सुनते हैं, इस बयान के बाद से कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। किसके स्टेटमेंट को आप उचित ठहराना चाहेंगे? देखिए सुरभि, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि देश के इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ, देश का संविधान बना, देश का संविधान लागू हुआ और उस देश के संविधान में सैकड़ों की संख्या में संशोधन हुए। यदि इन सब का लेखा जोखा करेंगे तो निश्चित तौर से आप पाएंगे कि अंबेडकर जी के आसपास ही देश की राजनीति घूमती है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य और राजनीतिक दल हों, ये कहने के लिए तो सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन निश्चित तौर से सुरभि जी जब आप समीक्षा करेंगे इतिहास की तो उसमें सब खुल जाएगा कि कौन अंबेडकर जी के साथ खड़ा था, कौन अंबेडकर जी के विरोध में खड़ा था, कौन अंबेडकर जी के द्वारा रचित संविधान का सम्मान करता है और कौन विरोध करता है। आप ये देखिए कि देश के संविधान की जब संरचना हुई तो सबसे ज्यादा संशोधन किस पार्टी ने किए? यदि अंबेडकर जी ने संविधान बनाया तो तत्काल उसी सरकार के रहते हुए दूसरी सरकार का भी गठन नहीं हुआ, संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता क्या पड़ी? और जिस पार्टी ने अंबेडकर जी के संविधान की प्रस्तावना में यदि संशोधन कर दिया हो तो अब सवाल खड़े नहीं होंगे तो क्या होंगे? संविधान की प्रस्तावना में यदि आप संशोधन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अंबेडकर जी ने जो संरचना की देश के संविधान की, उसका आप वास्तव में सम्मान कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार के रहते हुए आप छोड़िए, गांधी परिवार के जो देश के प्रधानमंत्री हुए, उन तीनों प्रधानमंत्रियों ने इस देश के संविधान में 70 से ज्यादा संशोधन किए। उन्हीं के रहते हुए यह देश में संविधान में संशोधन होते हैं तो क्या वास्तव में आपने अंबेडकर जी के द्वारा संरचित संविधान का विरोध नहीं किया? क्या आपने उनके जीवित रहते हुए, आप देखिए जब वो उन दिनों में बीमार थे और बीमार रहते हुए इस दुनिया में वो नहीं रहे, तो क्या इलाज की जब आवश्यकता पड़ी तो जिस पार्टी की उस समय सरकार थी, क्या उस सरकार ने उनका इलाज कराने की संभावना ढूंढने का प्रयास इस देश में किया? जब वो इस देश के लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का जब उन्होंने प्रयास किया तो किसने हराने का प्रयास किया? मुझे लगता है कि राज्यसभा में आप भेज देते सीधे सीधे। राज्यसभा में तो भेजने का आपके पास अधिकार था, आप चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने जो हारने के बाद आप राज्यसभा भेज देते। वैसे तो आप प्रत्याशी उतारते ही नहीं, लेकिन निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं, सारे राजनीतिक दलों की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी राजनीतिक दल इस देश में नहीं बचा, बतौर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, जिन्होंने अंबेडकर जी के नाम का उपयोग करके राजनीति न की। ठीक है, तो डॉक्टर सुनील कौशिक जी का स्टेटमेंट इस वजह से भी सुनना बहुत जरूरी था क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इन्होंने भी अब तक बहुत सारे राजनीतिक सफर को देखा है, पहचाना है और करीब से कई इलेक्शंस भी देखे उन्होंने, यहां तक कि कई परिवर्तन भी देखे हैं। इस वजह से उनका स्टैंड जानना बहुत जरूरी हो जाता था। लेकिन अब प्रवक्ताओं के पास एक एक कर मैं चलूंगी। सबसे पहले कांग्रेस से ही समझना चाहूंगी, टीना जी, आखिर कांग्रेस ये कह रही है कि अमित शाह का जो बयान है वो निंदनीय है, वो अपमानजनक है। गृह मंत्री तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की ही हमेशा से ये भूल सबके सामने रही है, लेकिन उस भूल को ढकने के लिए झूठ का सहारा लिया जाता है, कभी किसी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है और अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए दूसरों पर उंगली उठाई जाती है। देखिए, मनुस्मृति मानने वाले और गोडसे को पूजने वाले क्या इस देश में संविधान को और बाबा साहब को क्या समझ पाएंगे? बाबा साहब, मैं बार बार कहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान से बहुत नफरत करती है, बाबा साहब से भी नफरत करती है और बाबा साहब के दिए गए आरक्षण से भी बहुत नफरत करती है। और लगातार गृह मंत्री जी से हम मांग करते हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए और उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान, और मैं इसे कहूंगी स्टेज टिप्पणी करना, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर,
हाँ, हम इनको तड़ी पार कहते हैं तो बड़ा मीडिया चिड़ मच जाती है। तड़ी पार कैसे कह दिया गृह मंत्री को? आप तो देश के राष्ट्र निर्माता है, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, और जिस संविधान की बदौलत वो गृह मंत्री बनकर आज सदन में बैठे हैं, तो किसकी देन है? बाबा साहब की। गृह मंत्री साहब, ये ध्यान से कान खोलकर। और एक बात और, आपको फिर भी आपके ये एक कहते हैं बाबा साहब को प्रासंगिक है और रहेंगे और वो हमेशा रहेंगे। आपको लोगों को कितनी कस्में खानी पड़ती है, उनके सामने फूलमालाएं पहनानी पड़ती है, क्योंकि ये अम्बेडकर साहब की ताकत है। आपको क्योंकि आप लोगों ने तो कभी बाबा साहब के संविधान को माना ही नहीं, आपने तो कभी झंडा नहीं फहराया अपने यहाँ पर, और लगातार देश के प्रधानमंत्री को भी आज डैमेज कंट्रोल करने के लिए ट्वीट करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन टीना जी, सवाल तो यही बीजेपी पूछ रही है ना कि अगर आप लोग अगर इतना ही समर्थन करते थे, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलते थे, तो फिर जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भारत रत्न भीमराव अंबेडकर को क्यों नहीं मिल गया? क्यों कैबिनेट से उनको इस्तीफा देना पड़ गया था? बीजेपी तो सवाल पूछ रही है, उन सवालों के भी जवाब दे दीजिए। बीजेपी को नैरेटिव बनाने से पहले ये माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले तो। क्या आपको अपमान करने की इजाजत दे दी है? आप भारत रत्न के नाम पर आप कह रहे हैं कि भारत रत्न दिया, उसने ये किया वो किया। आप काम मत गिनवाइए, आप बताइए कि आपने अपमान किया, पहले तो सबसे पहले आपको माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि गृह मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, ये होता है अहंकार। जिस संविधान की बदौलत आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, आप बैठे हैं एक पद पर, संवैधानिक पद पर, और आप देश के जो राष्ट्र निर्माता है, संविधान निर्माता है, आप अपमान कर रहे हैं। पूरे देश के 140 करोड़ के लोग जो है आज देश के तड़ी पार अमित शाह जी से माफी मांगने की अपील कर रहे हैं, और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि उनको माफी मांगनी पड़ेगी, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि अपमान नहीं सहा जाएगा और ये कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप एक तरफ देश के संविधान को बदलने की बात कौन कर रहे हैं? बीजेपी के नेता। ठीक है, तो बीजेपी का भी आप टेक जान लीजिए कि उनका क्या है, क्या माफी मांगी जाएगी बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अनंत, अमित जी, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप बीजेपी का स्टैंड आगे क्या होने वाला है? देखिए सुरभि जी, हम लोगों ने अभी डॉक्टर सुनील जी की बातें सुनी जी। हमने डॉक्टर सुनील जी को लगातार हम पढ़ते रहे हैं और उनके कई चीजों को हमने देखा है और देश भी पढ़ता रहा है। और जिस तरीके से उनका वक्तव्य आ रहा था, पता नहीं टीना जी सुन रही थी कि नहीं। टीना जी को तो शर्म आनी चाहिए। अब मैं टीना जी की बातों का जवाब देता हूँ। देश का घमंड और देश का संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर का अगर कोई सम्मान करने वाला इस देश में अगर कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान करने वाली कोई पार्टी का नाम है, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। सुरभि जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं उसी पे आने वाला था। 1989 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार देश में बनती है और भारत रत्न देने का काम कौन करती है? भारतीय जनता पार्टी करती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और दूसरी बार 1990 में भारतीय जनता पार्टी समर्थित देश में सरकार बनती है। और आपको जान के देश को बड़ा आश्चर्य होगा, लोकसभा के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर तक नहीं थी। ठीक है टीना जी, अनंत जी, आप दोनों के पास मैं लौटूंगी क्योंकि अभी बहस में और भी समय है, लेकिन एक छोटा रिएक्शन पहले मैं सबसे एक करके ले लेती हूँ। पवन शर्मा जी, आपसे भी मैं सबसे पहले तो समझना चाहूंगी कि क्या आप भी ये मानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो बयान दिया गया वो सही था, गलत था? इस पर आपका स्टैंड क्या है? देखिए सुरभि जी, आज पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि जो करे बाबा साहब से प्यार, वो करे भाजपा से इनकार। भाजपा की मानसिकता रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर के हमेशा से नफरत करते आए हैं, दलितों से, वंचितों से भाजपा नफरत करती है। तो इसका नतीजा ये रहा है कि भाजपा की ना इनकी सरकारें हैं, भाजपा शासित राज्यों में दलितों के खिलाफ में अपराध कई गुना बढ़ते हैं। ये एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भाजपा की सरकार आने के बाद दलितों के खिलाफ में अपराध के आंकड़े बढ़ जाते हैं। तो भाजपा संविधान से नफरत करती है, भाजपा शोषितों से नफरत करती है। मेरा इको कर रही है, रिपीट करते तो ठीक कराइएगा। भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी चेहरा आपके सामने आया। गृह मंत्री जी ने दलितों का अपमान किया, देश का अपमान किया, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को माफी मांगने लोगों ने आज प्रधानमंत्री सफाई देने आ गए, दोबारा अपमान करने आ गए। आनंद जी, लौटूंगी आपके पास लौटूंगी। पवन जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर मुझे चंचल जी से भी एक रिएक्शन लेना है।
सुन जी, देखिए आज अमित शाह जी ने देश के संविधान का अपमान किया, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, बजाय माफी मांगने प्रधानमंत्री सफाई देने आते हैं और सफाई में अपमान करके चले जाते हैं। कैसी बात है भाई? देश के अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, तो क्या भाजपा को खुली छूट मिलती है अपमान करने की? कैसी बात पवन कर रहे जी, हैं? सवाल तो आपसे फिर ये भी होना चाहिए कि अगर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नजर आ जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है और चोर चोर के नारे लगा दिए जाते हैं संसद के भीतर, वो अपमानजनक नहीं है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप इस चीज को क्या नहीं भूल रहे कि प्रधानमंत्री का अपमान भी आपके नेता कर रहे हैं खुलेआम संसद में? इस सवाल पर मैं लौटूंगी, लेकिन चंचल जी आपका भी रिएक्शन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी। इस बयान पर आपका क्या कहना है, गृह मंत्री ने जो संसद के भीतर दिया? सबसे पहली बात तो सुधी जी, मैं आपकी बात को पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी का अपमान करते। प्रधानमंत्री जी का अपना बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब करते हैं। देखिए, जैसी इनकी सोच है, उनकी जुबान पे बात आई, बात इनकी जुबान पे आती। आदरणीय अमित शाह जी में विश्वास करते, न तो न्याय की बात करते हैं, इनका विश्वास है, न तो इनका जो है समानता में विश्वास है। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि जब महात्मा गांधी जी के ऊपर मूवी आई तब लोग महात्मा गांधी को जान पाए। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता, आपको याद होगा, यही हमारे अमित शाह जी हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्र को चतुर्बनिया कहा था। आपको याद होगा, ये पहली बार नहीं ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा ऐसा है। सारे के सारे भाजपाइयों का जो खान इनकी और है, मीडिया की खाल है, सामने दिखाने वाली बात है। मैं आपको याद दिलाता हूँ 2014 के बाद, लेकिन प्रधानमंत्री मौन रहते। संसद भवन के अंदर एक इनका सांसद जो कठपुतले बोलता है आतंकवादी मुसलमान, मुख्यमंत्री जी मौन रहते हैं। आज अमित शाह जी ने अम्बेडकर के ऊपर इतनी अच्छी हरकत की है, इतनी छोटी बात की है, आज भी प्रधानमंत्री मौन है। आज ठीक है चंचल जी, मैं आपके पास लौटूंगी। आपके ऑडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, उसको ठीक करके मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ प्रोफेसर देवराज सिंह भी हमारे साथ बने हुए। प्रोफेसर देवराज जी, आपका भी मैं पहले तो ये टेक समझना चाहूंगी कि इस पूरे मामले को लेकर के आपको क्या समझ अब तक आया है, आपका स्टैंड क्या है, किसके प्रति आप बोलना चाह रहे हैं, अपना वक्तव्य किसकी ओर रखना चाह रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का जो महत्व है उस पर ये चर्चा हो रही है और सभी जितने भी यहाँ पर पैनल में लोग हैं सभी के प्रिय हैं बाबा साहब। तो ये बाबा साहब के प्रति प्रेम जो आ रहा है ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत एक सकारात्मक मैं उस दृष्टि से देख रहा हूँ। और ये जो शुरुआत है इसको आप देखेंगे कि ये ज़्यादा समय की नहीं है, क्योंकि जो होर्डिंग बैनर भी अभी मैं देख रहा था, सभी लोग अब होर्डिंग बैनर लेके चल रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी विचार के लोग हों, एक प्रोटेक्शन के रूप में बाबा साहब को समझ रहे हैं। लेकिन बाबा साहब का जो विचार है क्या उसको लेके चल रहे हैं? बाबा साहब क्या चाह रहे थे फ्रॉम द बिगनिंग? कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, भारत का जो स्वप्न है, कैसा भारत हमें बनाना है, उस संविधान में निहित है। क्या उसको ध्यान में रखते हुए में जो पार्टी गवर्निंग रही, जो रूलिंग में रही, मैं 1970-80 तक की बात कह रहा हूँ, कि उसमें क्या विकास के लिए जो योजनाएं जो बनाई थी, समाज का जो दलित पिछड़ा कमजोर वर्ग था उसका क्या उसके लिए पॉलिसी आई? न तो कोई पॉलिसी बनाई उनके लिए, आंख बंद करके चलते रहे। ठीक है, एक पॉलिसी, यानी आपके पास पॉइंटर्स बहुत सारे हैं, मैं आपके पास आऊंगी, विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं जल्द हाजिर होंगी और उसके बाद हम अपने गेस्ट पर भी जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल आज के राजनीतिक तौर पर किस तरह किया जा रहा है और कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो कि आए दिन डॉक्टर भीमराव के नाम का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन अंबेडकर के पद चिन्हों पर कौन सी पार्टी चलने का काम कर रही है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो इसी के इर्द गिर्द आज के हमारे तमाम सवाल रहेंगे और हमारे गेस्ट भी लगातार बने हुए। डॉक्टर
टीना जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी जब हम बात कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के, तो उन्होंने एक सपना देखा था भारत को लेकर, वर्ग विहीन बनाने से पहले जाति विहीन बनाने का सपना। और यहां तक कि हमने ये भी देखा कि कई ऐसे उनके सपने रहे जो कि अधूरे रह गए। लेकिन आप लोगों के पास उतना समय था, कांग्रेस के पास उतना समय था जब संविधान की स्थापना हुई थी। लेकिन संविधान की स्थापना होने के बाद ही कई बड़े बदलाव हमने उस दौरान भी देखे थे। तो ये क्यों हुआ फिर? देखिए, कांग्रेस की वजह से तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने तो कॉल चाय बेची है। ये सच्चाई नहीं है कि कौन से उन्होंने स्टेशन पे चाय बेची। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, और एक तो कहते हैं स्क्रैप जिस देश के गृह मंत्री है, ये कांग्रेस पार्टी की ताकत है और ये संविधान की ताकत है कि वो आज इस पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अगर 70 सालों में कुछ नहीं हुआ होता तो आज ये जाहिर तौर पर आज हम इस पे बहस नहीं कर रहे होते कि देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को चाय बेचने वाले कहते हैं वो इस पद तक कैसे पहुंचे। दूसरी बात, लगातार इस देश के अंदर जब से संविधान लागू हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी विरोध करती आ रही है, आरएसएस विरोध करती आ रही है। 1949 की बात कर लीजिए, किस तरीके से संविधान बाबा साहब के पुतले फूके गए, किस तरीके से मनुस्मृति के लिए इनके आए दिन बयान आते कि देश में संविधान तो भारतीय नहीं है, कुछ भी भारतीय नहीं है संविधान में, तो हम इसको क्यों लागू कर रहे हैं। देखिए, इनके अंदर जो है जहन में मनुस्मृति ही बसती है। ये ऊपर से तो ठीक है कि फूल मालाएं चढ़ाते हैं और कहते हैं कि हमने भारत रत्न दिया, हमने ये किया। सच्चाई ये है कि वो गृह मंत्री के मुंह से निकल गया अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। और मैं इनको बता दूं, अंबेडकर पैशन नहीं है, अंबेडकर पैशन है, और वो 140 करोड़ लोगों का पैशन है। और वो अगर आप जितना बाबा साहब को गरियाएंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, जनता उठ खड़ी होगी और आपको माफी मांगने पर मजबूर कर देगी। आपको याद होगा SC/ST एक्ट को पंगु बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2 अप्रैल का आंदोलन आपने देखा होगा, सारे दलित समाज के लोग सड़कों पर आ गए और इनके कंठ पकड़ लिए और कहा कि अगर आप हमारे आरक्षण पर हाथ उठाएंगे, आप हमारे SC/ST एक्ट पर हाथ लगाएंगे, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। और लगातार इस बार फिर से देखिए, दलित समाज की भावनाओं को आहत करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो दलित समाज और पूरा भारत जिसको मसीहा कहता है बाबा साहब को, ये कहते हैं अंबेडकर अंबेडकर, ये तो 7 जन्मों के बाद जो है इतना नाम लेते इतने में तो स्वर्ग मिल जाता। ये शायद एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ना भूल गए। मनुस्मृति पढ़ने के साथ साथ इनको एनिलेशन ऑफ कास्ट भी पढ़नी चाहिए जो बाबा साहब ने लिखी है। थोड़ा समय निकालिए, रील्स पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। रील्स पर ध्यान देने की बजाय प्रधानमंत्री गृह मंत्री को पढ़ना चाहिए कि बाबा साहब उस बुक में क्या लिखते हैं। और वो ये कहते हैं कि लगातार जिस तरीके से भारतीय राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो करिए, लेकिन वो तो इससे होता नहीं है, उस पर तो चर्चा नहीं करते। ऊपर से ये कहते हैं कि हाँ अंबेडकर अंबेडकर, और हाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम लेगी। और क्योंकि आज हम सब जो बैठे हुए हैं बातचीत कर रहे हैं वो बाबा साहब की वजह से बैठे हैं, और बाबा साहब के संविधान की ताकत है कि आज हम क्योंकि सत्ता पक्ष बैठा है तो विपक्ष भी बाबा साहब के संविधान की वजह से बैठा है। और लगातार ये अफवाह जो लगातार कर रहे हैं उसको लेकर इनको माफी मांगनी पड़ेगी। और इधर उधर की बात आपने क्योंकि इतने सारे सवाल खड़े कर दिए बीजेपी पर, तो बीजेपी से ही जान लेते हैं, अनंत जी से जान लेते हैं। अनंत जी क्या कहेंगे? डॉक्टर टीना ने तो बहुत सारे आरोप बीजेपी पर मर दिए। नहीं देते तो सुरभि जी, डॉक्टर टीना जी ने जितनी भी बातें कही हैं, मैं उसका सारे बातों का जवाब मैं एक निचोड़ से दे देना चाहता हूँ। अब डॉक्टर टीना जी ये बताइए कि डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती कब मनाई जाती है? आपको शायद याद नहीं है, मैं आपको याद हूँ। 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। कांग्रेस 60 वर्ष राज करती रही, लेकिन उन्हें यहाँ तक याद नहीं आया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की और देश के आजादी के वर्षों बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को पूरा देश मना रहा है। पहली बात। कांग्रेस से बीजेपी नहीं हो पाया सुप्रीम जी, लंदन से दिल्ली और दिल्ली महाराष्ट्र तक से एक स्मारक तक नहीं बनाया गया। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद अगर आप देश किसी कोने में चले जाइए, यहाँ तक लंदन से जाइए, सभी जगह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के स्मारक को बनाने के लिए काम किया भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती रही है कि अगर किसी ने बाबा भीमराव अम्बेडकर का सम्मान किया, भारतीय जनता पार्टी
अब ये पुस्तक की बात करते हैं, तो मुझे मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्यों बोलना पड़ रहा है बाबा, क्यों बोलना पड़ रहा है डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर? बोलिए ना भी अम्बेडकर अम्बेडकर है ही मत साथ में, में है ही मत। देश के सामने आप लोगों को जरूर होना पड़ा है। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक ने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव बाबा अम्बेडकर को बदनाम और अपमान करने का काम किया है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव 2024 में एक नैरेटिव तैयार किया कांग्रेस ने, एक फर्जी। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, हमारे कई पत्रकार मित्रों ने जब उस राहुल गांधी के हाथ जो फर्जी संविधान लेकर चलते हैं, संविधान को जब रोकने का कोशिश किया तो कोड़ा था, उस पर कुछ नहीं था। अरुण गोविंद से माफी मंगवाई आपने, जो विवेक देवरॉय जो अभी जिंदा नहीं है, निधन हो गया उनका, उनसे माफी मंगवाई आपने। ठीक है डॉक्टर पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पवन जी आप अपनी बात रख सकते हैं। पवन जी, वो करे भाजपा से इंकार, इसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों से नफरत करती आई, बाबा साहब से नफरत करती आई है, संविधान से नफरत करती आई है। और ये वो लोग जिस संविधान की शपथ लेके आज मंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक बने बैठे हैं, उसी संविधान को अपमान करने का काम करते हैं। अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए, पहले नाम पहले पढ़ के आइए, पहले बाबा साहब का नाम पूरा पढ़ के आइए, उसके बाद बात करिए। नाम लेंगे नहीं, लेकिन पवन जी आप बार बार ये कहते हैं कि संविधान को खतरा है, संविधान को खतरा है। अगर बीजेपी है तो संविधान को खतरा हो जाता है। बीजेपी ये कहती रहती है कि संविधान में बदलाव करेंगे। क्या इतना आसान है संविधान में किसी भी अंश को छेड़ देना? क्या इतना यकीन नहीं है आपको उस संविधान पर या लोगों पर कि किस तरीके से किस सरकार को चुन करके वो ला रही है? और आप में कहां वो कमी रह जा रही है कि आप दिल्ली से बाहर अगर मूव करने की सोच रहे हैं तो कई कड़ी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ जाता है। आप भीमराव अंबेडकर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या भीमराव अंबेडकर का सपना यह नहीं था? क्या 70 सालों का समय या फिर हम अगर 80 साल भी गिनते हैं तो यह समय क्या कम पड़ गया कि उन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आज भी उसी स्तर पर सोचना पड़ रहा है जो एक स्तर पहले हुआ करता था? आज भी उन आखिरी व्यक्ति तक वो तमाम सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। कमी किसकी रही है इतने सालों में? देखिए सुरभि जी, समस्या इस बात की है, अगर मैं बाबा साहब का नाम लूंगा तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ मेरा विरोध कर रही है, संसद के अंदर गृह मंत्री विरोध करते हैं, तो भाजपा नफरत तो कर रही है ना। बाबा साहब का सपना क्या था? बाबा साहब का सपना था कि सबको समान शिक्षा मिले, सबको समान अधिकार मिले, सबको समान न्याय मिले, वो सब मिलना चाहिए था। लेकिन 70 साल के बाद भी अगर हम ये गृह मंत्री सुनने को मिल रहा है कि भाई अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये क्या होता है? बाबा साहब के संविधान पर हम जिंदा हैं, बाबा साहब ने हमको अधिकार दिए हैं कि हमको अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमको आजादी जीने का अधिकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी देखिए, नफरत देखिए, अभी भी इनकी नफरत है। मेरा बाबा साहब का जब भी नाम लूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे रोकने लग जाएंगे, मेरा दोस्त होने लग जाएंगे। तो जब भी कोई भी देश में बाबा साहब का नाम लेगा, संविधान का नाम लेगा, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उसको रोकने लग जाएंगे। गृहमंत्री गुंडों से बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नफरत करती है, भारतीय जनता पार्टी नफरत करती है। यही वजह है कि इनके जहां जहां इनकी सरकारें हैं, इनकी सरकार आने के बाद दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ जाते हैं। तो आज भी भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। इनको अमित शाह जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। दलित समाज ने उठा लिया है, भारतीय जनता पार्टी ऊपर करार समाचार आएंगे। आप दोनों के पास में लौटूंगी। प्रोफेसर देवराज जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है, क्या आप ये मानते हैं कि आज के वक्त की जो राजनीतिक करवट ले रही है, ऐसे में क्या सब ये कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बहती हुई गंगा में हम भी हाथ धुल ले? बिल्कुल, मैं आपको इस बात पे आना चाह रहा था। पहले आपने जो मौका दिया था बोलने के लिए, उस समय कंप्लीट नहीं कर पाया जी। 2015 के बाद बाबा साहब का जो प्रचार प्रसार हुआ, आप भी जानते हैं कि उसके बाद बाबा साहब के नाम से जो पंचतीर्थ बनाए गए या बाबा साहब के जो काम थे उनको लाया गया, तो ये तब से, और ये बाबा साहब सभी के लिए प्रिय हो रहे हैं 2015 से। ये एक इंसिडेंट वाइज आप देखिए, घटनाएं जैसे घट रही हैं और बाबा साहब के पोस्टर लोगों के हाथ में आ रहे हैं, उसे आप देखना। लेकिन मैडम सुनिए, मैडम आप साइलेंट सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ संविधान दिवस कब से मनाना प्रारंभ हुआ?
संविधान दिवस कब से प्रारंभ हुआ? 2015 से बनाना। जो पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है वो संविधान दिवस बनाएगी क्या? दूसरा, कितना मजबूत बनाया था, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। बीजेपी ने SC/ST एक्ट को बहुत मजबूत बनाया था, ये आपको पता नहीं है? आप जो अपना अभी वक्तव्य दे रही थी उसमें ST/SC एक्ट जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा था, वो इतना मजबूत था। तो जहां तक मैं बात कर रहा हूं आप सुन लीजिए, मैं कह रहा था कि अनुसूचित जाति के लिए, ST/SC के लिए कांग्रेस कितनी संवेदनशील थी। 1970 के बाद SCP TSP प्लान के बारे में सोचा गया है, जो बहुत समय बाद सोचा जा रहा है, उनके विकास के लिए योजनाओं के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं। और SC/ST एक्ट कब आया? ये भी 1989 में आया। तो आप ये देखिए कि कितना प्रोटेक्ट, बाबा साहब के साथ क्या किया कांग्रेस का, बाबा साहब के साथ क्या संबंध है? बाबा साहब को चुनाव में किसने हराया? 1951 में बाबा साहब को, 52 में जो चुनाव हो रहा था उसमें किसने हराया था? कांग्रेस जिम्मेदार थी। कांग्रेस का बाबा साहब के प्रति क्या रोल रहा है? बाबा साहब जब कांग्रेस की अंतरिम सरकार में जब थे उस समय उन्होंने कहा था, आगरा में कॉन्फ्रेंस हुई थी चुनाव से पहले 1952-51 से पहले, और उन्होंने कहा था कि लोगों ने पूछा आप कांग्रेस में चले गए, तब उन्होंने कहा था कि मेरे जो लोग हैं वो मिट्टी के डले की तरह है और मैं कंकड़ हूँ। और थोड़ा सा पेशेंस रख के देवराज जी को सुन लीजिए, क्योंकि देवराज जी ने आपको मौका दिया था, आपको बहुत पेशेंस के साथ उन्होंने सुना था। आप सवाल या जवाब सुनेंगे नहीं तो फिर आप नया सवाल नहीं तैयार कर पाएंगी। सुनिए मैडम, सुन लीजिए, सुनने के अपना एक सुनने का, ये प्रोफेसर है, इनको तो सच्चाई बोलनी चाहिए ना। सच्चाई बोल रहे हैं मैडम, सच्चाई बोल रहे हैं, सुनिए ना, बता तो रहे, सच्चाई सुन लो ना पहले। सच्चाई सुनने की आदत होनी चाहिए ना। आप सच्चाई को नहीं सुन रहे हैं, मैं सभी पे बोल रहा हूँ, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। क्या संबंध है बाबा साहब और कांग्रेस का? आप पढ़िए, बाबा साहब ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा है। आगरा में एक सभा हो रही थी और बाबा साहब ने कहा था कि लोगों ने पूछा आप कांग्रेस में हैं, किस में हैं? कांग्रेस में चले गए। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस में नहीं गया हूँ, मैं सरकार में हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ। जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, जब उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि मेरे लोग कांग्रेस में न जाए क्योंकि मैं मिट्टी के मेरे जो लोगों मिट्टी के डले की तरह हैं, और जो मिट्टी का डला नदी में पानी में बहते हुए डाल दिया जाएगा तो बह जाएगा, घुल जाएगा। मैं कंकड़ की तरह हूं। उन्होंने वो भाषण दिया था, उसे देखते हुए उनके भाषण को कि हमारे साथ सरकार में है, कांग्रेस ने किस तरह से उनको हराने का कोशिश किया था कि बाबा साहब हमारे साथ नहीं है। ये आप पढ़िए, मैं 1951 के चुनाव से पहले की बात बता रहा हूँ। बाबा साहब की आगरा में कॉन्फ्रेंस थी, उसे सुनिए कांग्रेस के बारे में क्या कह रहे थे बाबा साहब, और कांग्रेस ने क्या किया उनके साथ। सुनो, मुझे पता है मजबूरी आपकी सुरभि जी, हमारे प्रोफेसर साहब की कुछ ऐसी मजबूरियां हैं, इनकी मजबूरियां में हम लोग समझ सकते हैं। डॉक्टर टीना जी, आप भी समझनी पड़ेगी आपको इनकी मजबूरियां। कुछ मजबूर लोग हैं जो बैठते हैं टीवियों पे, जो अपनी जो है आपको सुनने की, आज कुछ की मजबूरियां हैं, मैं समझ सकता हूँ। मेरी बात सुनिए प्रोफेसर साहब, अरे सुनिए दलित सुनिए, मुझे पता है आप लोग कैसे बैठते हो। सुनिए पहले, सामने सुनिए। चंचल जी, आपकी क्या मजबूरी के दौरान, चंचल जी आपकी क्या मजबूरी है, आपने बताइए ना। सब लोगों पर सवाल करना आप लोगों का पैसा हो गया क्या? आप लोगों को यही ट्रेनिंग दी जाती है क्या? नहीं, आप लोग सुनने के लिए तैयार, आपकी भाषा बोलने लगे, ये पता है, आप लोगों की भाषा बोलने लगे। देवराज जी और सुनील जी, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 2 मिनट का समय इनको दे दीजिए। एक बार चंचल जी की बात सुन लीजिए। अरे कौशिक साहब सुनिए, कई बार हो आपको टिप्पणी करनी चाहिए। मजबूरी क्या, आपकी क्या मजबूरी है? आपकी क्या मजबूरी है? आप लोग काम ऐसा करते हो। अरे आपके साथ काम ऐसा करते हो, आपके साथ काम करेंगे क्या? अपनी बात रखिए, आपकी बात को सुना जाएगा, आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए जो आपको करना, तथ्यों सहित आप काटिए उनकी बात ना, गलत कह रहे हैं। तो मजबूरी क्या हो सकती है? अब मैं बोलूं? बोलिए। देखिए सुरभि जी, मैंने प्रोफेसर साहब को सुना, पूरे डिबेट के दौरान इन्होंने एक बार भी इस बात की निंदा नहीं की कि इतना घृणित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था बाबा साहब को लेकर।
एक बार भी इन्होंने अमित शाह को लानत नहीं मार दी। लेकिन ये वो लोग हैं, मुझे सुनिए ना, अब देखिए प्लीज देखिए देवराज जी, ना अरे प्रोफेसर साहब सुनिए, मुझे लग रहा है फर्जीदारी चिंतक हो आप। सुनिए पहले मेरी बात एक सुनिए। मिनट देवराज जी, चंचल जी, आपने कहा घृणित शब्द, क्या मैं आपके मुख से वो शब्द सुन सकती हूँ जिसको आप बार बार घृणित कह रहे हैं? अरे मैडम आप ये बताओ, आप सोचो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर के अमित शाह जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने क्या बोला कि अम्बेडकर अम्बेडकर कहते रहते हो, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाता। बताओ क्या मतलब है? ये अपमान नहीं है? आपको लगता है अपमान नहीं है? आप मुझे बता दो। नहीं चंचल जी पहले आप ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि अरे घृणित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतलब क्या पत्रकारिता कर रहे हो आप? ये घृणित नहीं है, ये गलत नहीं है, किसी व्यक्ति का महान व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, अपमान नहीं है। कर दो, वो घृणित नहीं है। आप मुझे बताइए अपमान नहीं है आप लोगों के लिए। अरे आप मुझे बताइए नहीं, वो घृणित नहीं था बिल्कुल आप लोगों के लिए। कैसी बात कर रहे हैं? सुनो सुनिए कौशिक जी, मैं आपको बताऊं, एक बात और जानिए, अरे जो एक बात और जानिए, आपको याद होगा सर साहब देंगे कि आपके हिसाब से सवाल के जवाब देंगे। मैडम इनको वो भी बुरा नहीं लगेगा जो आदरणीय अमित शाह जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को चतुर्बनिया कहा था, उनको ये भी नहीं घृणा लगेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको रोटियां चलानी अपनी, जिनको पेट कर्ता करनी है, पत्रकारिता नहीं करनी है, इनको पेट कर्ता करनी है। ये नहीं बोल सकते, इनकी मजबूरी में समझ सकता हूं, आपको समझनी पड़ेगी। चंचल जी आप मेरे प्रोफेशन पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। अरे मैडम मैं जवाब के बाद जवाब ना हो तो आप किसी और के प्रोफेशन पर सवाल मत खड़े कीजिए। मैडम मैं इन हाहाकारों के बारे में कर रहा हूँ। आप मुझे इतना बताइए कि जब आपकी सरकार थी तो आपकी सरकार ने दलित के लिए क्या कर दिया है? आप ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हैं? आप गैस काम करेंगे, वो घृणित नहीं है आप लोगों के लिए। ये गलत नहीं है। 2018 से लेकर के 17 के बीच अम्बेडकर की कितनी महिलाएं कितनी आप मुझे तोहमत लगा दीजिएगा। तोहमत नहीं लगा रहे हैं, सच्चाई। अच्छा बताइए आप, 12 से 17 के बीच उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई, सबके सब आप बताइए आप। अरे कौशिक साहब सुन लो, पूरी बात कहने दो आप। वो सिर्फ और सिर्फ अपमान करना है। यहीं बैठ के ये सब रटी रटाई बातें चंचल साहब बता के कहा करो। ये अखिलेश यादव को खुश करने का प्रयास मत करिए यहाँ पे। मेरा सवाल ये है कि आज देश का प्रधान सेवक है, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। नहीं, आपने कहा कि अगर अंबेडकर का नाम लिया तो घृणित था। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि घृणित शब्द का अर्थ आपके लिए क्या होता है? उन्होंने बोला कि अंबेडकर 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 चिल्लाते रहते हो, अगर इतना नाम क्या कहते हैं? भगवान अंबेडकर भगवान अंबेडकर भगवान अंबेडकर बोलते क्या? क्या बोला जाता है आपके हिसाब से? वाक्य में आपके हिसाब से क्या बोला जाता है? कुछ गलत नहीं है मैडम, आप ये मान रहे हो? बिल्कुल गलत नहीं है। बिल्कुल गलत नहीं अगर इस वाक्य में कोई गलती नहीं है, क्या गलती है आप बताओ ना, आप बताओ ना। श्री राम बोलते हैं, क्या गलती हो गई? अरे कौशिक साहब मुझे पता है, ये सब बेवकूफ पता नहीं, बातें मत करिए यहाँ पे डिबेट में। मुझे पता आप वही लोग हो, मुंह में राम बगल में। अरे बिल्कुल बिल्कुल मालूम है, सब पता है हमको, हमको सब पता है आपको, आपके बारे में सब पता है। सुनिए मुंह में राम बगल में छुरी वाले हो, सुनो ठीक है, आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैडम मेरा जवाब तो आ जाने दो प्लीज, मेरी बात क्या बातें आ जाने दें आपकी। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या जब कभी आप किसी भी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो क्या आप हर उस व्यक्ति के नाम के पीछे या आगे डॉक्टर या फिर सर या मैम लगा करके ही बात करते हैं? क्या कभी आप उनका सिर्फ नाम लेकर के बात नहीं करते हैं? हर बात किसी तीसरे इंसान की अगर बात करें तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये बताओ किसी भी व्यक्ति का बार बार नाम ले करके। अच्छा आप ये बता दो, क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चतुर्बनिया कहना सही था? आप बताओ सर। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या हर वक्त जब आप महात्मा गांधी का नाम लेते हैं तो राष्ट्रपिता के साथ ही उनका नाम लेते हैं? नहीं लेते ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बोला गया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नहीं बोला गया, सिर्फ अंबेडकर बोला गया। गाली तो नहीं दी गई, अंबेडकर का ही नाम लिया था उन्होंने। इसको आप घृणित कैसे कह सकते हैं? तो कह रहे हैं अगर आदरणीय अमित शाह जी ने कुछ गलती नहीं की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात लेकर दिया उन्होंने, क्योंकि आप लोग मजबूर कर देते हैं लोगों को। सॉरी बोला है क्या? आप देखिए सॉरी बोला है क्या? मत बनिए। अमित शाह जी ने सॉरी बोला है क्या? सुनिए मेरा जवाब पहले आने दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको याद होगा 1990 में जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई, श्रद्धेय नेताजी ने उत्तर प्रदेश से पहला ऐसा राज्य था जहां पर गांव का कहार कुहार बड़ाई छठे धोबी केवटकुरी मल्लाह प्रधान बनने लगा। आपको बता दूं, आपको पता होगा जिला पंचायत बनने लगा, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने लगा। ये श्रद्धेय
जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की देन थी। आपने कहा कि क्या हुआ, मुख्यमंत्री आपको पता नहीं है। ये भाजपाई संघी मानसिकता वाले ये चाहते नहीं थे कोई दलित का बेटा भी प्रधान बने, पिछड़े समाज का बेटा भी प्रधान बने, और नहीं चाहते थी, इनकी मंशा थी, इनकी खराब है। ठीक है चंचल जी, बीजेपी का लास्ट एक बार टेक और हम ले लेते हैं कि आपके जितने सवाल रहे हैं आपके सवालों का जवाब वही दे देंगे। को पूजने वाले लोग क्या बताएंगे हम लोग को? जी अमित जी बोलिए। को पूजा करते हैं, पूछिए अगर ये बता दे आजाद भारत का पहला आतंकवादी कौन है, जोड़ते हैं कि नहीं है? उन शब्दों को लेकर पता नहीं। सुरभि जी मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ। मैं टीना जी से पूछना चाहता हूँ, आप पुस्तक की बात कर रही थी, एक पुस्तक उन्होंने लिखा था बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कि थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, शायद टीना जी को पता नहीं होगा। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था कांग्रेस को देश का विभाजन करना चाहती है और जिस तरीके से मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है वो देश को, और धारा 370 के ऊपर उन्होंने लिखा था। आज जो कांग्रेस को नैरेटिव सेट कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए, और उनको ये लग रहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र आनंद जी तमाम प्रदेशों इतनी बात बता दो कि कंगना रनावत जी ने कहा था 2014 के बाद देश आजाद हुआ, क्या ये मानते हो? उन असंख्य लोगों ने जो कुर्बानियां दी, शहादत दी, और आप जैसे लोगों की मानसिकता ये पंचायत है कि आप लोग जो पान करने का काम करते हो, आपके नेता का महात्मा गांधी जी के ऊपर मूवी बनी तब लोग जान पाए कि महात्मा गांधी कौन थे। अब इससे क्या कहा जाए आप लोगों के बारे में? ठीक है चंचल जी और अमित जी, समय का अभाव है तो इस चर्चा को फिलहाल यही रोकना पड़ रहा है। डॉक्टर टीना हमारे साथ जुड़ी, अनंत अमित जी हमारे साथ जुड़े, पवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, चंचल कुमार जी हमारे साथ जुड़े, प्रोफेसर देवराज सिंह हमारे साथ जुड़े और डॉक्टर सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल अभी भी वही का वही रह गया है कि आखिर ये राजनीति किस ओर जाकर के थमेगी, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं अपने अपने फायदों के लिए, और कुछ ऐसे राजनीतिक दल है जो कि बहती हुई नदी में बस अपना हाथ धोने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा ये राजनीतिक दल तो उठा रहे हैं, लेकिन जो जिस भारत को सजाने का संवारने का सपना जिस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा, उस सपने को साकार कौन सी राजनीतिक पार्टी कब और कैसे करेगी, अब ये सब कुछ इन चुनाव के दौरान जनता के हाथ में उस एक वोट की ताकत में छिपा हुआ है। और आप ये तय कीजिए कि किसके साथ आपको खड़े रहना है और किसके विपरीत आपको खड़े रहना है। इसी के साथ इस चर्चा को हम विराम देंगे। नमस्कार।